Hello students, welcome back to my channel. Let's study with Akanksha. I am Akanksha और आज हम पढ़ेंगे। हमको पता है कि हमारे सीटेट का एग्जाम आने वाला है जो दिसंबर में है, उसकी तैयारी हम आज से शुरू करेंगे। और हमने मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स लेके आई हूँ। क्वेश्चन के सेट्स हैं जो सीरीज चलती रहेगी 15-15, 20-20, 30-30 क्वेश्चंस की। आप उसको डेली सॉल्व करिए और अपनी CDP की इम्प्रूवमेंट बढ़ाइए। मैं एक्चुअली क्या है कि मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई करके सीटेट निकाला था और मेरा सीटेट भी क्वालिफाइड है, टेट भी क्वालिफाइड है। और चलिए, इसलिए मैंने जिस तरीके से अपनी पढ़ाई करी थी उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप एक बार देखिएगा, कुछ सेट्स हैं। ये मेरा ये जो 15 क्वेश्चन का सेट है। उसके बाद हम लोग आगे धीरे धीरे करके पूरी सीरीज चलेगी CDP की। फिर हम आगे की वीडियो में हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी, मैथ पेडोलॉजी, साइंस पेडोलॉजी। एक्चुअली मैं मैथ्स टीचर हूँ, इसलिए मुझे मैथ्स पेडोलॉजी, ये सब साइंस की पेडोलॉजी, मैथ पेडोलॉजी, ये सब में हमारी वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा ये है कुछ क्वेश्चंस। आपको पता है कि सीटेट कब है? सीटेड है, एक सेकेंड, सॉरी, सीटेड हमारा कब है? टारगेट लेके चलेंगे हम लोग। हमारा सीटेड है 2024 दिसंबर में, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं धीरे धीरे आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। इजी नोट्स जो मैंने बनाए थे, और मैंने बस 1 महीने में पढ़ाई करके और सीटेट निकाला था। तो आइए बताती हूँ मैं आपको मैंने कैसे निकाला था सीटेट। उसी वे में आप पढ़ाई करिए। आपका पासिंग मार्क्स 90 होता है, 100 तो आएगा ही आएगा। और अगर आपने और अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 100+ आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, क्या होता है वो बच्चों? अगर बच्चों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से 110 के मध्य आती है तो वो हो जाती है हमारी सामान्य बुद्धि होती है। अगर हमारे कुछ बुद्धि के प्रकार हैं जो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, ऐसे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँ बिल्कुल फ्री। इसको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम अपने नोट्स, खुद के बनाए हुए नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स स्टडी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये था कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, कौन सी है? सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है, या प्रतिभाशाली बुद्धि है? जी नहीं, ये है सामान्य बुद्धि। क्योंकि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो होते हैं गिफ्टेड, उनको बोलते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट, गिफ्टेड बच्चे। तो उनकी बुद्धि लब्धि 110 से ज्यादा होती है। तो आज हम जानेंगे कि 90 और 10 से, जो 90 और 110 के बीच बुद्धि होती है उनको हम बोलते हैं सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ये हमारा क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे उसमें सीटेट के एग्जाम में, जो हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी सीरीज को अगर आप देख लेंगे ना, तो आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि 30 में 30 पक्का आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? कितने वर्ष बच्चों के लिए लागू है बच्चों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा सही है? आपको पता होगा एक हमारे गार्डनर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 7 बुद्धि लब्धि के बारे में बताया है, बुद्धि के बारे में बताया है। वो कौन कौन सी बुद्धि होती है? मैं आपको बुद्धि का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आपको उसमें पता चलेगा। क्योंकि ये हमारी वीडियो अगर डिटेल्स में जाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज जल्दी हम इसका आंसर जानते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में बुद्धि, विकास और हिंदी पेडोलॉजी ही नहीं, हिंदी पूरा सब्जेक्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2,
अगर आपकी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है तो मैं बताऊंगी, मैथ मैं बताऊंगी, साइंस मैं बताऊंगी। और ये रहा सीडीपी। सीडीपी तो मेरे 30 आउट ऑफ 30 आए थे, तो इससे आप भी ला सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत लोगों का आता है। तो चलिए, ये थर्ड क्वेश्चन रहा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा बुद्धि उपलब्धि नहीं होता, कौन सा बुद्धि नहीं होती है? भावनात्मक बुद्धि। ऐसी कोई बुद्धि उन्होंने नहीं। स्थानिक बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, भाषात्मक बुद्धि होती है, लेकिन भावात्मक कोई बुद्धि नहीं होती है। इन्होंने 7 बुद्धि निर्धारित करी थी। चौथा क्वेश्चन है, एलेक्सिया किसे कहते हैं? एलेक्सिया क्या होता है? चलिए बताइए, एलेक्सिया क्या होता है? एलेक्सिया होता है पढ़ने की अक्षमता। जो पढ़ने की अक्षमता होती है उसको हम लोग बोलते हैं एलेक्सिया। आपको पता होगा एलेक्सिया, इन्होंने गलत लिखा है, एलेक्सिया होता है, सॉरी। लेस किया, ये होता है लेस किया। एलेस्किया क्या होता है? जिसमें पढ़ने की अक्षमता होती है वो एलेस्किया होता है। पढ़ने की अक्षमता। एक होता है डिस्ग्राफिया, इसको डिस्लेक्सिया भी बोलते हैं। डिस्ग्राफिया होता है जिसमें लिखने की अक्षमता होती है, उसमें बच्चे को लिखना नहीं आ पाता है। और ये होती है, और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसको मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी। इसको हम लोग डिसलेक्सिया भी कहते हैं। ये जो है इसको हम लोग डिसलेक्सिया भी कहते हैं। ये कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाता है डिसलेक्सिया। इसको ये भी इसी के कैटेगरी में आता है, पढ़ने की अक्षमता के उसमें आता है, सॉरी, एलेक्सिया। ठीक है, मेरी राइटिंग पे बेटा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी है। चलिए नेक्स्ट, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? आपको पता होगा पियाजे ने 4 संक्रियात्मक अवस्थाएं बताई हैं, तो उनमें से एक है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु कितनी होती है? जिसकी आयु होती है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक, अनौपचारिक, तो इनमें से औपचारिक की होती है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास होता है। बालक जो होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे से एकदम, जैसे तुरंत ही गर्भावस्था से निकले हुए, तुरंत ही जन्म, जिनको बोलते हैं जन्म की अवस्था, जन्मे हुए बच्चों की जो विकास होता है, जो हमारे बालक होते हैं, जो भी बालक बालिका बच्चे, कुल मिला के जो बच्चे होते हैं, उनका विकास जो होता है वो कैसे होता है? सिर से पैर तक होता है, पैर से सिर तक होता है, या दोनों ओर से होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? अच्छा ये बताइए, जो बच्चे होते हैं क्या दोनों ओर से बढ़ते हैं? इधर सिर बढ़ रहा है उधर पैर बढ़ रहा है, ऐसा होता है? या पैर से सिर तक होते हैं? पहले पैर बच्चों का आता है, फिर पेट आता है, फिर चेस्ट आता है, फिर गर्दन आती है, फिर सिर आता है? नहीं, पहले बच्चों का सिर से पैर की तरफ, पहले बच्चों का दिमाग डेवलप होता है, पहले सिर होता है। सिर देखिए, आपने देखा होगा छोटे बच्चों का सिर बहुत बड़ा होता है, सिर की सारी बनावटें बनती हैं। जो बच्चों का विकास का जो मार्ग होता है वो ऐसा होता है, सिर से लेके पैर तक, सिर से पैर की ओर, ऐसा होता है। पहले सिर, बच्चों में दिमाग डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे पैर, हाथ, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, सिर से पैर की ओर। 7वां क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। जब बच्चे गर्भ में होते हैं, बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं, तो सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में करके बताइए, ये क्वेश्चन किसको किसको आता है, कौन कौन से बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसका निर्माण होता है? अभी जो हमने
पहला क्वेश्चन अभी मैंने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और उसी में इसका आंसर छुपा हुआ। अभी मैंने आपको बताया भी सबसे पहले क्या होता है। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले क्या होता है? बच्चों के, जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो सबसे पहले किस चीज का निर्माण होता है? सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। सिर का, जिसमें आंख आएगी, फिर पैर आंख आएगी, नाक आएगी, मुंह आएगा, दिमाग डेवलप होगा, इसके बाद हाथ, पैर, धड़, शरीर निकलना स्टार्ट होता है। सबसे पहले गर्भ में सिर का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। फिर ये हमारा 8वां क्वेश्चन, किशोरा अवस्था बच्चे बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? आप बताइए, किसने ये कहा है कि किशोरा अवस्था जो होती है वो बहुत संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था होती है? किसने कहा है? किशोरा अवस्था पहली बात होती क्या है? ये हमारी कुछ अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, शिशु अवस्था, किशोरा अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, ये सब बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जो हमारे जीवन चक्र में आती हैं। तो जब जीवन चक्र में आती हैं, और एक किशोरा अवस्था किसको बोलते हैं? आपको पता है किसको बोलते हैं किशोरा अवस्था? किशोरा अवस्था वो अवस्था होती है जिसपे हम, जैसे कि होता नहीं है, जब हम लोग 10th या 12th के क्लास में पढ़ते थे तो अपने आप को ही राजा समझते थे, जैसे अरे बहुत ज्यादा, तो हमारे में चेंजेस भी बहुत सारे आते हैं, जो मतलब हमें फील होता है। लड़कों में भी चेंजेस आते हैं, लड़कियों में भी चेंजेस आते हैं, कुछ व्यवहार में परिवर्तन होता है, फिर हम बच्चे नहीं, बड़ों जैसा सोचने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे सही मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है। विरोध करने लगते हैं चीजों का, जैसे कि माँ बाप अगर बोलेंगे कि नहीं बेटा ये मत करना, तो वही करना है हमें। ये सब हमारी एक फेज ऐसा आता है हमारी लाइफ में, जब हम लोग जानते हैं कि हमें क्यों नहीं ये करने दिया जा रहा है, हम ये तो करेंगे ही करेंगे, ये मैं ही पूरी दुनिया का राजा मैं हूँ, मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, मैं ही मैं हूँ, जब मैं की फीलिंग आने लगी, उसको बोलते हैं किशोरा अवस्था। और किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था। यह कथन किसने बोला है? यह कथन बोला है स्टेनली हॉल ने। ये कथन है स्टेनली हॉल का। इन्होंने बताया है कि किशोरा अवस्था जो होती है बहुत संघर्ष, तूफान, और उसमें बहुत सारे तूफान, उतार चढ़ाव, सोच हमारी परिवर्तित होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने, जब आप स्टेनली हॉल के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छे और बहुत डीपली ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किशोरा अवस्था क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? जो शिक्षक होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा थोड़ी ना है कि आजीविका कमाना है शिक्षक का उद्देश्य, कि बस आप इतना पढ़ ले कि कमा सके, आप अपनी खाना खर्चा चला सके, अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें, बस आप इतना पढ़ना चाह रहे हैं। शिक्षक का तो ये उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है? पढ़ना, लिखना और सीखना, बस इतना उद्देश्य होता है शिक्षक का। क्या होता है शिक्षक का उद्देश्य? कि बस मैंने आपको पढ़ा दिया, आप लिख डालो उसको और रट डालो, बस। क्या इतना उद्देश्य होता है शिक्षक का? नो। बौद्धिक का विकास, केवल हम लोग, अब मेरी बुद्धि का विकास हो जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। मेरे शिक्षक का उद्देश्य यही है कि मैं अपने बच्चों का बुद्धि का विकास कर दूं, बाकी क्या मतलब कि वो क्या है, कैसे वो समाज में रह रहा है, कैसे उस भरण पोषण करेगा, कैसे आगे की चीजों को वो समझेगा, कैसे वो सामाजिक स्तर पे रहेगा, ये सब चीजें हम छोड़ के केवल इतना सोच लें कि उसका बुद्धि विकास हो जाए, बस बुद्धि विकास, बुद्धि बढ़ जाए बस। अरे बुद्धि का विकास ही केवल शिक्षक का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण क्या होता है? सर्वांगीण मतलब, सर्वांगीण का मीन्स होता है, कुछ बच्चे नहीं जान पाएंगे कि सर्वांगीण क्या होता है। सर्वांगीण का मीन्स होता है, एक मिनट बताती हूँ। सर्वांगीण, अरे यार मेरी राइटिंग ना, सर्वांगीण का मतलब होता है बच्चों का सर्वत्र विकास। सर्वत्र मतलब सारी चीजों का विकास, जिसमें वो ऐसा पढ़ ले, ऐसा सीखे जो उसको लाइफ टाइम याद रहे, किसी को सिखा सके, पढ़ा सके, आजीविका भी अपनी कमा सके, उसकी बुद्धि का भी विकास हो, उसके दैनिक जीवन में भी उसके काम आए। हाँ, सर्वांगीण में सारी चीजें आती है, सारी चीजों का विकास। ये हमारे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही हम शिक्षकों का यही उद्देश्य है।
ये नहीं कि हमने आपको आज पढ़ा दिया बस आप ये वाला सीटेट क्वालिफाइड कर लें, इसके बाद आगे के लिए बैठ जाएं। अरे नहीं, ये वाला अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़िए कि आगे के कोई भी एग्जाम आए और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आप इसको पूरी तरीके से जानते हो, कहीं भी अटके ना। ये होता है हम शिक्षकों का उद्देश्य। चलिए 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? अच्छा, विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? ये विकास के चैप्टर में आपको मिलेगा, विकास के नोट्स में आपको मिलेगा कि विकास। आज मैं आपको इसे लाइटली और थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ जल्दी में कि क्या होता है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है। क्या विकास हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है? आप बताइए। जो विकास होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है हर एक बच्चे का? ऐसा तो जरूरी नहीं है। कभी कभी कोई बच्चा, जैसे जब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे शिशु अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो कोई बच्चा होता है जो पहले बोलना सीख लेता है, बाद में चलना सीखता है। कोई बच्चा होता है पहले चलना सीख लेता है, बाद में बोलना सीखता है। कोई बच्चा जल्दी बैठने लग रहा है, कोई बच्चा देर से बैठ रहा है, कोई बच्चा जल्दी कैप्चर कर ले रहा है चीजों को। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो रहा है कोई चीजें कि यही होगा इसके बाद। ऐसा तो नहीं है कि हाँ ये ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो रहा है कि ये रूल है, ये नियम है, ऐसा नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? नहीं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास का सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। ये विकास का मेन सिद्धांत है, सभी का विकास दर समान नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जो कोई भी सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। किसी भी बच्चे का, भी बताया ना मैंने, कोई बच्चा कभी बैठना सीख रहा है, कभी चलना सीख रहा है, कभी जल्दी बोलना सीख रहा है, कोई बच्चा देर से बोलना सीख रहा है, कोई बच्चा जल्दी कैप्चर कर ले रहा है चीजों को अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा थोड़ा देर से कर रहा है। तो इसका मेन सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सबकी विकास दर अलग अलग होती है। बताया ना मैंने अभी, वही इसका मेन रीजन है। चलिए आगे। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? आपने पढ़ा होगा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कारक। शिक्षा का प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कारक। तो पहला क्या होता है? पहला शिक्षक हमेशा माँ पिता होते हैं। माता पिता ही शिक्षक। माहौल तो तब आएगा ना, सबसे पहले हम जब बच्चे पैदा होते हैं सबसे पहले किसको देखते हैं? अपनी माँ को देखते हैं, अपने घर परिवार वालों को देखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा माँ और पापा के पास रहता है, उनसे चीजें सीखता है। सबसे पहला शिक्षक बच्चे का जो होता है वो माता पिता होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा बाहर देखते हैं कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, वो हमारा द्वितीय कारक। फिर हमारा द्वितीय कारक में आते हैं शिक्षक। फिर हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, फिर शिक्षक जो हमें सिखाता है वो हम सीखते हैं। तो वो होते हैं। तो हमारे बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है वो माता पिता होते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का। हाँ, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य स्नेह मतलब प्यार का संबंध होना चाहिए। प्यार से आपस में इतना होना चाहिए कि हाँ शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से डिस्कस कर सके कि क्या सर मुझे जानना है, क्या मुझे बताना है स्टूडेंट्स को। विश्वास, हमें शिक्षक के प्रति, शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति और विद्यार्थी को शिक्षक के प्रति विश्वास होना चाहिए कि ये जो मुझे शिक्षक पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है, उससे मुझे समझ में आ रहा है। एक विश्वास की नींव होनी चाहिए। सम्मान, हाँ शिक्षक और विद्यार्थी में सम्मान भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप शिक्षक से ऐसे करके बात कर लेंगे, भाई वो आपको पढ़ा रहे हैं। शिक्षक का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। तो हमारे कैटेगरी में आता है ये सभी, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य ये सारे संबंध होने चाहिए। 13वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, जो राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होना चाहिए? निष्क्रिय और सरल। निष्क्रिय और सरल होना चाहिए। निष्क्रिय शब्द तो हमेशा नेगेटिव होता है। आपको मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड भी बताऊंगी कौन कौन से नेगेटिव है, वो वर्ड आप देखें और क्वेश्चन को, उस आंसर को तो लगाना ही नहीं है, उस आंसर को टिक ही नहीं करना है। निष्क्रिय एक हमारे कभी भी शिक्षा में निष्क्रिय वर्ड नहीं आएगा। सरल, सरल आएगा लेकिन निष्क्रिय के साथ सरल है तो गलत है। निष्क्रिय एवं सामाजिक, नो, निष्क्रिय फिर से आ गया, निष्क्रिय और सामाजिक नहीं होना चाहिए। सक्रिय और सामाजिक ये होगा।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। ये हमारा आंसर है। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अब क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बना दिए जाते हैं ये हमें कोई आइडिया नहीं होता है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को देख के चलेंगे। तो एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु आपको पता है बुद्धि लब्धि की फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है जो गार्डनर ने ही दिया था। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु वास्तविक आयु। अब आप बताइए, मानसिक आयु इंटू 100 ये होता है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये फॉर्मूले पे रखिए और आंसर निकालिए। मानसिक आयु कितनी दी गई है? सॉरी, मानसिक आयु कितनी दी गई है? 12 और वास्तविक आयु 10 इंटू 100। अब इतना तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो भी और नहीं है तो भी। आंसर है 120, ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अवस्थाएं भी हैं, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व परंपरागत अवस्था। तो ये सब कुछ अवस्थाएं हैं, औपचारिक अवस्था, अनौपचारिक अवस्था, ये सब कुछ अवस्थाएं हैं जो आपको मैं नोट्स में बताऊंगी, या मैं जब अगली क्लास लूंगी तो मैं उसको डिटेल्स में बता दूंगी कि कौन कौन से होते हैं। ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष की। 7 से 11 वर्ष के बच्चों की जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता क्या क्या है ये मैं आपको जब सारी अवस्थाएं पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिसको आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए। देखते हैं जिसके सबसे ज्यादा आंसर सही रहे होंगे उसका आप अपना नाम लिखिए, मैं उसका नाम अगले वीडियो में लूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आगे की वीडियो के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।